छात्राओं, कृष्णा ग्रुप ऑफ कॉलेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर में सामाजिक विज्ञान शिक्षण के बारे में अध्ययन करेंगे और उसमें भी सामाजिक विज्ञान या सामाजिक अध्ययन शिक्षण की विद्यालय में पढ़ाने की क्या आवश्यकता है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। अब तक हमने अलग अलग विषयों के बारे में अध्ययन किया है कि सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत जो इतिहास है उसको क्यों रखा गया है, भूगोल, नागरिकशास्त्र, जियोग्राफी, है ना, या इकोनॉमिक, समाजशास्त्र, इन सबको अलग अलग से पढ़ाने की क्या आवश्यकता है। अलग अलग से पढ़ाने का मतलब मेरा कि इनको पढ़ाने से क्या फायदा है, इनका हमने अलग अलग अध्ययन किया है। अब एक सामान्य सी बात पढ़ते हैं हम या अध्ययन करते हैं कि विद्यालय में सामाजिक अध्ययन जो है उसका शिक्षण जो है क्यों आवश्यक है, पूरे को लेकर के हम चलते हैं। इसमें भी विद्वानों ने 3 हेडिंग निकाले हैं। पहले तो इसको लिखा है उन्होंने व्यक्तिगत रूप में इसकी आवश्यकता क्या पड़ती है, फिर उन्होंने लिया सामाजिक रूप में इसकी क्या आवश्यकता पड़ती है, फिर इन्होंने लिया समग्र रूप में इसकी क्या आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे पहले हम व्यक्तिगत रूप में सामाजिक विज्ञान पढ़ाने की क्या आवश्यकता महसूस की गई है, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। पहले तो हम ये व्यक्तिगत रूप क्या होता है। व्यक्तिगत रूप का मतलब होता है एक अकेले व्यक्ति के बारे में बात करना, इंडिविजुअल, व्यक्तिगत रूप से बात करना, किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत रूप में बात करना या उसके इंडिविजुअल रूप में बात करना, यानी कि सिर्फ एक समाज के पूरे बारे में नहीं बात करें कि समाज के विभिन्न लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, है ना, या समग्र रूप से पूरे होल के बारे में बात कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर यहाँ सिर्फ एक व्यक्ति, केवल एक व्यक्ति के लिए क्या आवश्यकता होती है सामाजिक विज्ञान, क्या वो उसमें गुणों को डेवलप करता है सामाजिक विज्ञान, क्या वो उस व्यक्ति को बनाता है सामाजिक विज्ञान, उसका हम अध्ययन कर रहे हैं। जैसे पहले इन्होंने बताया है कि सामाजिक विज्ञान जो है व्यक्ति को व्यवहारिक समस्याओं को हल करने, समझने के लिए समर्थ बनाने में आवश्यक है। यानी कि जो व्यक्ति होता है, अकेला व्यक्ति होता है, उसकी जो व्यवहारिक समस्याएं होती है ना, पहले तो उन समस्याओं को समझना, ये समस्याएं हैं कैसे, ये खाली मेरे से रिलेटेड है, मेरे परिवार से रिलेटेड है या पड़ोस से संबंधित है। अब इन समस्याओं का निदान क्या होगा, हल इसको कैसे किया जाएगा, उसको समझना, उस पर चिंतन मनन करना, उसका समाधान फिर परफेक्ट रूप से निकालने के लिए ये जानकारी देता है सामाजिक विज्ञान। तो इस प्रकार से व्यक्ति को जो है एक व्यवहार कुशल बनाने की कोशिश ये करता है। दूसरा क्या किया इसमें, यह जो है अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण विकसित करने के लिए भी सहायता देता है। यानी कि व्यक्ति का एक अपना अपना दृष्टिकोण होता है। कोई तो व्यक्ति क्या है कि सिर्फ अपने जिले को अच्छा मानता है, अपने राज्य को मानता है, फिर अपने देश को मानता है। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनका जो दृष्टिकोण हो वो वैश्विक स्तर का होता है ना। तो ये यही कह रहे हैं कि ये व्यक्ति का जो है नजरिया चेंज कर देता है। व्यक्ति में जो एक अपने देश की सभ्यता, अपने देश की संस्कृति, अपने देश का ज्ञान, अपने देश का ही व्यवसाय, अपने देश का ही धर्म, अपने देश की सारी स्थिति जो है वो अच्छी लगती है, तो एक संकुचित स्थिति मानी जाती है वो। अगर उस चीज को हम एक बड़े स्तर पर लेकर के चले, एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लेकर के चले कि ज्ञान अगर हमें फायदेमंद है, हमारे लिए ज्ञान, तो हम कहीं से भी ले सकते हैं। सभी की संस्कृति अच्छी है, सभी की संस्कृति में लोगों को आगे बढ़ाने की प्रेरणा दी गई है, सभी का धर्म अच्छा है, सभी के धर्म की जो थ्योरी है, सिद्धांत है, वो सभी अच्छे हैं, सभी एक ईश्वर की बात करते हैं, भले इसको मानने के तरीके अलग अलग हो, लेकिन एक ऐसी अंतरराष्ट्रीय एक सद्भावना या एक अंतरराष्ट्रीय बोध की बात जो है ये सामाजिक विज्ञान करता है। यानी कि व्यक्ति का जो दृष्टिकोण वो अंतरराष्ट्रीय स्तर तक ले जाकर के छोड़ता है। तीसरा इसमें बताया है कि एक प्रजातंत्र जो देश होते हैं उसके लिए कुशल नागरिक चाहिए। अगर कुशल नागरिक नहीं होंगे तो एक प्रजातंत्र जो है वो सही रूप से नहीं चल पाएगा। जो प्रजातंत्र के जो स्तंभ होते हैं, है ना,
जैसे आपका समाजवाद हो गया, जैसे आपका भ्रातृत्व हो गया, जैसे आपकी समानता होगी, जैसे आपका स्वतंत्रता होगी, ये कुछ उसके पिलर होते हैं, स्तंभ होते हैं। अगर इनको हमें सुदृढ़ बनाना है तो उसके लिए हमें कुशल नागरिक जो है बनाने पड़ेंगे। और कुशल नागरिक बनाने के लिए सामाजिक विज्ञान बहुत सहयोग करता है। सामाजिक विज्ञान को पढ़ करके ही व्यक्ति के अंदर वो नागरिकता के गुण जो है पैदा होते हैं जो एक नागरिक के अंदर होने चाहिए। तो प्रजातंत्र भी उससे सुरक्षित रहेगा, प्रजातंत्र विकसित भी होगा, है ना। तो इस तरह से सामाजिक विज्ञान जो है एक प्रजातांत्रिक देश के लिए कुशल मानव बनाने का कार्य भी करता है। नेक्स्ट क्या है, व्यक्तियों का मानसिक विकास भी करता है। ये प्रत्येक व्यक्ति का मानसिक विकास भी करता है। मानसिक विकास का मतलब जैसे आपका शारीरिक विकास होता है, बौद्धिक विकास होता है, इसी तरह से मस्तिष्क का भी विकास होता है, मन और मस्तिष्क का भी विकास होता है। जब हमारी सोच छोटी होती है तो वो विकास हमारा नहीं हो पाता है। जब हम सोच को बड़ी करते हैं, है ना, ब्रॉड माइंडेड वाले बन जाते हैं, तो हमारी सोच जो है वो बड़ी हो जाती है, तो हमारा मानसिक विकास भी उससे होता हुआ दिखाई देता है। देखिए, जब विभिन्न प्रकार की समस्याएं आती हैं, चाहे आपकी वो सामाजिक रूप से आई हो, चाहे आपकी जिले स्तर की आई हो, चाहे राज्य स्तर की समस्या आई हो, है ना, उसका कुछ ना कुछ निदान निकालने की कोशिश हर व्यक्ति करता ही है। तो जब हम उस पर निदान निकालने की कोशिश करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, खोज निकालेंगे, तो उसमें हमारा मन और मस्तिष्क दोनों लगेगा। लगन करेंगे, परिश्रम लगाएंगे, तो हमारा मस्तिष्क भी उसमें खर्च होगा। तो मनन चिंतन जब हम करेंगे तो हमारा मानसिक विकास होना स्वाभाविक है। तो सामाजिक विज्ञान जो है उसके अंतर्गत व्यक्ति का मानसिक विकास भी संभव है। नेक्स्ट इन्होंने बताया है कि इसके द्वारा व्यक्ति के सामाजिक चरित्र का भी निर्माण होता है। सामाजिक चरित्र क्या होता है? जो समाज के लिए अपनी प्रतिभा को लगा दे, यानी कि जिस व्यक्ति के पास जो प्रतिभा है, कोई ज्ञानवान है, कोई संपत्तिवान है ना, किसी के पास आर्ट की जो है प्रतिभा है, किसी के पास साइंस की प्रतिभा है, किसी के पास इंग्लिश की प्रतिभा है, कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, कोई जज है, कोई साइंटिस्ट है, कोई लॉयर है ना, कोई आपका मजदूर भी है, कोई व्यवसायिक भी है, कोई किसान भी है, कोई मास्टर बना हुआ है ना। विभिन्न प्रकार की प्रतिभाएं समाज में होती है, लेकिन उसको अगर हम समाज के हित में लगा दें तो ये हमारा सामाजिक चरित्र का निर्माण हो जाएगा। हमारे पास जो भी प्रतिभा है, अगर हम उस प्रतिभा को हम अपने विकास के लिए, अपने परिवार के विकास के लिए, हम अपने समाज पड़ोस के विकास के लिए उस प्रतिभा को लगाते हैं, तो हमारा ये सामाजिक चरित्र का निर्माण हो जाएगा। और इसकी प्रेरणा देता है सामाजिक अध्ययन। जब हम सामाजिक अध्ययन को पढ़ते हैं तो हमें ये उत्साहित करता है कि समाज में जो पिछड़े वर्ग, जो पिछड़े लोग हैं, जो निर्धन कन्याएं हैं, अगर उनकी कन्याओं की शादी में पैसे दे सकते हो, जो मतलब कुछ इस तरह के बच्चे होते हैं कि उनके माँ बाप जो है इतने सक्षम नहीं होते कि अपने बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ा सके, तो उनकी अगर हम सक्षम है तो उनकी फीस भी हम सबमिट कर सकते हैं, है ना। तो विभिन्न प्रकार के इस तरह के हम कार्य कर सकते हैं। ये सामाजिक व्यवहार का एक उदाहरण प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट है कि व्यक्ति को कर्तव्य परायण बनाने में ये आवश्यक होता है, यह आवश्यक सहायता देता है इसको। व्यक्ति को कर्तव्य परायण का मतलब क्या है कि हर व्यक्ति की कुछ ना कुछ ड्यूटीज होती है, कुछ उसके कर्तव्य होते हैं, कुछ उसके कार्य होते हैं। अगर वो कार्य नहीं करेगा, अगर वो कर्तव्य को अपने नहीं बखूबी से निभाएगा, तो वो एक अकर्मण्य व्यक्ति कहलाएगा। और एक अकर्मण्य व्यक्ति जो होता है आलसी होता है, भाग्य पर अपने सोच को रखता है कि जो भाग्य में होगा वो हो रहा है। तो ऐसे व्यक्ति अगर किसी राज्य में है, किसी देश में है, भाग्यवादिता पर जो अपने सोचते हैं, तो वो देश जो है तरक्की नहीं करता है। और जो व्यक्ति कर्मठ होते हैं, कर्तव्य परायण व्यक्ति होते हैं, वो देश जो है, वो जिला जो है, वो राज्य जो है बहुत तरक्की करता है, बहुत आगे वो बढ़ता है। तो ये सामाजिक विज्ञान जो है हर व्यक्ति को कर्तव्य परायणता का पाठ पढ़ाता है कि आप जो है एक मनुष्य का आपको शरीर मिला है और जिस कार्य के लिए आप यहाँ पर आए हैं उस कार्य को अच्छी तरह से करें। आप अगर टीचर हैं तो टीचर की जो एक जिम्मेदारी होती है, समय पर अपने स्कूल जाए और समय पर फिर वहां से अपने घर आए, और बीच में जो है बच्चों को पढ़ाने का काम है आपका, तो बच्चों को काम पढ़ाए उनको। एक बैंक कर्मी है तो बैंक कर्मी का काम क्या है कि जो
बाहर से जो कस्टमर आ रहे हैं अपने पैसों को सेविंग करने के लिए, तो उनको वो अच्छी सलाह दे, लोन की सलाह दे और उनको इस तरह की सलाह दे कि बचत आपको इस माध्यम से ज्यादा बचत होगी। तो हर फील्ड में जो भी व्यक्ति जिस तरह का भी व्यक्ति है तो उसको कर्तव्य परायण की प्रेरणा सामाजिक विज्ञान के माध्यम से मिलती है। नेक्स्ट इसमें दिया है कि व्यक्ति में वातावरण को अपने अनुकूल बनाने तथा उसमें व्यवस्थित या समायोजित होने की क्षमता का विकास करने में भी सहायता देता है। देखिए क्या होता है, या तो वातावरण को अपने अनुकूल बना लो, या वातावरण में खुद समायोजित हो जाओ, या तो वातावरण में खुद व्यवस्थित हो जाओ। तो हर तरह के व्यक्ति होते हैं। कुछ तो व्यक्ति वातावरण को अपने अनुकूल बना लेते हैं, वो बहुत ही मतलब कर्मठ व्यक्ति होते हैं, बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्ति होते हैं जो वातावरण को अपने अनुकूल बना करके चलते हैं। लेकिन एक सामान्य व्यक्ति जो है वातावरण से समायोजन कर लेता है, उसी के अकॉर्डिंग जो अपने को ढाल लेता है, अपना जीवन यापन जो अपनी कार्यशैली जो है उसी के अकॉर्डिंग कर लेता है। वो जिस समाज में जाता है, जिस मान लिया एक व्यक्ति आप यूपी में रहता आ रहा है काफी दिनों से, 20-22 साल से यूपी में रह रहा है, तो उसकी जो संस्कृति है, उसका जो रहन सहन है, खान पीन, आचार विचार जो है वो सारे के सारे कैसे रहेंगे उसके, वो यूपी वाले रहेंगे। लेकिन अगर उसकी जॉब लग जाती है तो जॉब लगने के बाद वो दक्षिण में चला जाता है, तो वहां पर खान पीन का जो फर्क पड़ेगा, रहन सहन का भी फर्क पड़ेगा। तो वहां उसको अगर वो आजीवन वहां पर रहना चाहेगा तो उसको वहां की जो संस्कृति है उसको अपनाना पड़ेगा, अदरवाइज जो है वो आप समायोजन नहीं कर पाएगा। तो जब समायोजन नहीं कर पाएगा तो उसको वहां से पलायन करना पड़ेगा। तो इसीलिए जो है सामाजिक विज्ञान जो है हर व्यक्ति को समान वातावरण के साथ में जो है व्यवस्थित होने के लिए सलाह देता है, उसके लिए प्रेरित करता है, उसका ज्ञान देता है। तो इस प्रकार से ये व्यक्तिगत रूप में हमें सामाजिक विज्ञान पढ़ने की यह आवश्यकता है। अब हम दूसरे रूप में देखते हैं कि सामाजिक रूप में सामाजिक विज्ञान की क्या आवश्यकता है। एक यानी कि पूरे रूप में समाज जो होता है, पूरे मनुष्य समाज के रूप में क्या इसकी आवश्यकता है। इसमें बताया उन्होंने, पहला बताया है कि सामाजिक अध्ययन समाज में एकता लाता है, व्यापकता लाता है और दृढ़ता लाने के लिए जो है बहुत ही उसके लिए उपयोगी है। अगर हमें समाज में विभिन्न प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं, विभिन्न संस्कृति के, विभिन्न धर्मों के, जाति संप्रदाय के व्यक्ति होते हैं, अगर हमें उसमें एकता लानी है, दृढ़ता लानी है, समाज में व्यापकता लानी है, तो हमें सामाजिक विज्ञान या सामाजिक अध्ययन को पढ़ना जरूरी है। दूसरा इन्होंने दिया है कि सामाजिक जीवन के क्रम को सुरक्षित रखने के लिए इसका ज्ञान बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। सामाजिक जीवन का जो क्रम होता है कि एक समाज होता है, उसका एक सामाजिक जीवन होता है व्यक्ति का, उसमें किस प्रकार से उसको रहना है, एक परिवार में हम किस प्रकार से रहते हैं, हमारी कौन से अधिकार है, वहां पर कौन से हमारे कर्तव्य है, हमारी कौन सी ड्यूटी है, हमारी जिम्मेदारी कौन सी है ना। हमारे माता पिता जो बूढ़े हो गए हैं उनको उनकी हम सेवा करें, है ना, हमारा जो परिवार है पूरा उनकी सेवा करें, क्योंकि उन्होंने हमें जन्म दिया है और जन्म दे करके हमें विकसित किया है, पल्लवित किया है, पुष्पित किया, हमें आगे बढ़ाया, हमारी नौकरी लगाई है या हमें रोजगार दिया है, तो हमारा भी कुछ कर्तव्य होता है। तो एक क्रम बना हुआ है, एक सामाजिक जीवन का एक क्रम बना हुआ है। समाज में विभिन्न प्रकार की समितियां होती हैं, संगठन होते हैं, समुदाय होते हैं, हर व्यक्ति किसी न किसी समुदाय से जुड़ा हुआ होता है, तो उसमें भी उसका क्या व्यवहार होना चाहिए, कैसे उसमें समुदाय को आगे बढ़ा सकता है, उसको आगे कैसे विकसित कर सकता है, तो एक सामाजिक जीवन क्रम को सुरक्षित रखने का उपाय बताता है और उसमें सहयोग करता है। नेक्स्ट इन्होंने बताया है कि समाज के सांस्कृतिक जो ढांचा होता है उसको प्रगतिशील बनाने में इस अध्ययन का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। हर समाज का एक सांस्कृतिक ढांचा होता है, क्योंकि हर समाज की एक संस्कृति होती है, हर देश की संस्कृति होती है, तो उस संस्कृति को हम कैसे आगे बढ़ाएं, कैसे उसको सुरक्षित रखें, तो इसका भी जो ज्ञान जो है वो सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत ही मिलता है। क्योंकि संस्कृति के अंतर्गत जो है मूल्य आएंगे, प्रतिमान आएंगे, रहन सहन आएगा, पर्व आएगा, परंपरागत रीति रिवाज आएंगे, है ना, ये आपका जीवन मूल्य आ जाएंगे उसमें आपके, और आपका उसमें रहन सहन, आचार विचार, खान पीन आ जाएगा, उसमें साहित्य आ जाएगा, ग्रंथ आ जाएगा, उसमें धार्मिक ग्रंथ आ जाएंगे उसमें, है ना। तो सारी चीजें होती हैं, इनको हम आगे कैसे बढ़ाएं। अगर वही वही की वही रह जाएंगी तो एक संकुचित रह जाएगा ज्ञान जो है, और हो जैसे उपमंडित हो जाते हैं, है ना। अगर हम अपने ज्ञान को, उस ज्ञान को अगर ज्यादा नहीं फैलाएंगे
तो विकसित नहीं होगी संस्कृति जो है। तो उस संस्कृति को विकसित करने के लिए हर समाज की तो ये सामाजिक विज्ञान जरूरी पढ़ना है। नेक्स्ट बताया उन्होंने समाज की उन्नति और प्रगति के लिए भी उसका मार्ग प्रशस्त करता है। समाज की उन्नति का कैसे होगी, समाज की प्रगति कैसे होगी, अगर समाज के व्यक्ति समाज में होने वाले परिवर्तन संशोधनों के साथ में चलेंगे, है ना। जैसे वैश्विक स्तर पर समाज में संशोधन होता है, तो अगर हम उसके साथ में चलेंगे तो हमारी प्रगति होगी। अगर हम उससे हट करके चलेंगे, यानी कि जो हमारी जात बिरादरी कह रही है बस उसी से चिपके रहेंगे, उसी से बंधे रहेंगे और आगे हम बढ़ने ही नहीं है, तो हमारा समाज जो है आगे बढ़ने का ही नहीं है। तो अगर देखिए भारत में जैसे उससे पहले क्या था, बाल विवाह की प्रथा थी। अगर सामाजिक विज्ञान हम नहीं पढ़ते, इन विचारों को हम अपने अंदर नहीं लाते, तो बाल विवाह जैसी वो प्रथा जो है वो खत्म नहीं होती, है ना। तो बाल विवाह से क्या परेशानी थी, बाल विवाह से परेशानी ये थी कि छोटी छोटी बच्चियां जो है उनका स्वास्थ्य खराब रहता था, जल्दी मां बन जाती थी और जल्दी ही वो काल कवलित हो जाती थी, यानी कि मृत्यु की गोद में जल्दी ही वो सो जाती थी, है ना। इस तरह की कुछ धारणाएं होती हैं। जाति प्रथा की धारणाएं हैं, लड़कियों को कम पढ़ाना या ना पढ़ाना, या दहेज प्रथा की जो बीमारियां, इस तरह की परेशानियां हैं, समस्याएं हैं, तो अगर सामाजिक विज्ञान हम नहीं पढ़ेंगे या इस तरह के विचारों को हम नहीं लाएंगे अपने में, तो हमारा समाज जो है तरक्की नहीं कर सकता है, तो वो प्रगति नहीं करेगा। तो सामाजिक विज्ञान को पढ़ना इसलिए जरूरी है। समाज की अगर नैतिक उन्नति भी चाहिए है, नैतिक उन्नति के लिए भी सामाजिक विज्ञान को पढ़ना जरूरी होता है, क्योंकि सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के नैतिक मूल्यों का विवरण दिया गया है, उल्लेख किया गया है कि किस महापुरुषों ने इनको मूल्यों को अपना करके अपना जीवन जो है पहले कैसा था और फिर कैसा उन्होंने अपना जीवन बना लिया है। तो नैतिकता का पाठ पढ़ाने के लिए या नैतिकवान या चरित्रवान बनने के लिए भी ये जो है समाज को दिशा देता है कि आप सामाजिक विज्ञान का अध्ययन अवश्य करें। नेक्स्ट इसमें बताया है कि सामाजिक जीवन को सफल एवं समृद्ध बनाने हेतु इस अध्ययन का ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण होता है। यानी कि अगर सामाजिक जीवन जो है उसको सफल बनाना है, आपको समृद्धशाली बनाना है, उसको सुसंस्कृतशाली बनाना है, उसको उन्नतिशील बनाना है, उसको प्रगतिशील बनाना है, उसको एक विवेकवान व्यक्तियों का समाज बनाना है, उसको समृद्धशाली व्यक्तियों का, एक आर्थिक स्थिति वाली, मजबूत स्थिति वाले व्यक्तियों का एक समाज बनाना है, तो आपको सामाजिक विज्ञान पढ़ना जरूरी है। तीसरा इसमें अगर हम देखें समग्र रूप में क्या आवश्यकता पड़ती है सामाजिक विज्ञान पढ़ाने की या पढ़ने की, तो उसके बारे में भी कुछ इन्होंने बताया है। जैसे बताया है नंबर 1, सामाजिक अध्ययन जो है छात्रों को धार्मिक उदारता व सहिष्णुता की शिक्षा देता है। सामाजिक अध्ययन छात्रों को धार्मिक उदारता और सहिष्णुता की शिक्षा भी देता है। धार्मिक उदारता क्या होती है कि हर धर्म को मानना, हर धर्म को आदर के स्वरूप देना, उसको आदर देना, उसको सम्मान देना। हर धर्म की एक विशेषता होती है, तो हर धर्म को जो है एक वेटेज देना, उसको महत्व देना। ये नहीं समझना कि मेरा धर्म ही सर्वोपरि है या मेरा धर्म बहुत अच्छा है तो सभी के धर्म अच्छे हैं। तो इस तरह की जो भावना होती है ये धार्मिक उदारता की तरफ हमारा इशारा करती है। दूसरा इसमें आता है कि छात्रों को प्रजातंत्र की आवश्यकताओं के अनुरूप नागरिक बनाने में सहयोग ये करता है। यह आपका व्यक्तिगत रूप में भी आया था। नेक्स्ट इसमें आता है कि ज्ञान की अखंडता के लिए सामाजिक अध्ययन की उपयोगिता है। सामाजिक अध्ययन ज्ञान की एक अखंडता के रूप में, क्योंकि अलग अलग जो होता है वो इकाइयां हो जाएंगी और एक ज्ञान की एक अखंड इकाई क्या होगी कि इसमें 4-5 विज्ञान जो है वो जोड़ दिए गए हैं। 4-5 विज्ञान का मतलब यहाँ समाजशास्त्र के भी कुछ पॉइंट्स आ गए इसमें, आपका अर्थशास्त्र के, भूगोल के, इतिहास के, नागशास्त्र के, तो उसको हम समग्र रूप में एक अखंड इकाई के रूप में लेकर के चल रहे हैं, तो उसकी यही उपयोगिता हमें दर्शाती है। नेक्स्ट इसमें सामाजिक अध्ययन का जो विषय है छात्रों के व्यवहारिक जीवन में आने वाली आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक समस्याओं से उसको अवगत कराता है और उस समस्याओं का निदान भी उसको दिखाता है, उस समस्याओं से कैसे निपटा जाएगा, उसका समाधान क्या है उसके बारे में भी बताता है। नेक्स्ट इसमें परिवर्तित समाज में समुचित समायोजन के लिए सामाजिक अध्ययन का शिक्षण जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है। यानी कि जो समाज परिवर्तित हो रहा है उसके साथ में हमें कैसे समायोजन करना है।
आधुनिकता के साथ हमें कैसे आगे बढ़ करके चलना है। अगर हम इसके साथ नहीं चलेंगे तो हम समाज में पिछड़ जाएंगे, है ना। तो उस चीज की भी हमें महत्वपूर्ण ये ज्ञान देता है कि हमें समायोजन किस प्रकार से उसके साथ में करना है। विश्व बंधुत्व आज की अनिवार्यता है और छात्रों में जो है वसुधैव कुटुंबकम की भावना का विकास भी है, इसी आशय से करता भी है। क्या ये वसुधैव कुटुंबकम यानी कि विश्व बंधुत्व की भावना, वसुधैव कुटुंबकम यानी कि विश्व एक पूरा परिवार है। और विश्व बंधुत्व की भावना क्या है कि विश्व में हम जितने भी व्यक्ति रह रहे हैं सारे के सारे भाई के रूप में रह रहे हैं, हम सब भाई हैं। तो इस तरह की भावना जो है ये एक समग्रता की तरफ इशारा करती है और उसका ज्ञान जो है सामाजिक अध्ययन से अच्छा कोई विज्ञान नहीं दे सकता है। नेक्स्ट इसमें आया कि मनुष्य को संविधान प्रदत्त जो मौलिक अधिकार दिए हैं उनका ज्ञान भी कराता है। और उसको ज्ञान अगर नहीं होगा तो जो मौलिक अधिकार दिए हैं, 6 मौलिक अधिकार दिए हैं, जैसे आपका समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धार्मिक शिक्षा या धार्मिक अपना आचरण करने का जो है अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। तो अगर इन अधिकारों को हम जानना है, उसकी नॉलेज लेनी है, उससे अच्छी तरह से परिचित होना है तो हमें सामाजिक अध्ययन का शिक्षण जरूरी करना होगा। और इसके साथ साथ में जो मूल कर्तव्य भी दिए हुए हैं, 10 मूल कर्तव्य, उसकी जानकारी भी होना जरूरी है हमारे लिए। नेक्स्ट इन्होंने बताया है कि जटिल समाज में सुखद जीवन व्यतीत करने के लिए सामाजिक अध्ययन का ज्ञान आवश्यक है। समाज एक जटिल संरचना है, उसकी विभिन्न प्रकार की उसमें क्रियाएं होती हैं, सहयोगी क्रियाएं हैं, असहयोगी क्रियाएं हैं, विभिन्न प्रकार के उसमें जाल बुने गए हैं, धर्म का जाल है, जाति का जाल है, उसमें आर्थिक तंत्र का जाल है, सामाजिक तंत्र का जाल है, राजनीतिक तंत्र का जाल है। तो विभिन्न प्रकार की जटिल समस्याएं उसमें आती रहती है। तो उससे हमें अपने को सुखद कैसे बनाना है, सुखद जीवन हम उससे कैसे ले सकते हैं, अपना सुखद जीवन उस जंजाल से कैसे निकाल सकते हैं, तो उसका ज्ञान हमें सामाजिक ज्ञान के अंतर्गत ही मिल सकता है। नेक्स्ट इन्होंने बताया है कि सामाजिक अध्ययन का जो ज्ञान है अंतरराष्ट्रीय सद्भावना और विश्व शांति की स्थापना के लिए परम आवश्यक है। जैसे आपका ये संयुक्त राष्ट्र संघ जो बनाया गया है, ये किस लिए बनाया गया है? ये विश्व में शांति बनाने के लिए। जो आपके 2 विश्व युद्ध हो चुके थे तो उनके जो भयानक परिणाम आए हैं, और दूसरे वाले का जो भयानक परिणाम बहुत ज्यादा खतरनाक था, 1945 में जो जापान पर हिरोशिमा और नागासाकी पर जो है परमाणु बम गिराया गया है जो है अमेरिका की तरफ से, तो आज भी वहां की धरती यानी कि आज भी 55 और 20 75 साल 76 साल हो गए हैं, आज भी उस जगह जो है ना तो खेती हो सकती है, ना वहां की जमीन जो है उर्वर है, और अभी भी वहां पर विकलांग व्यक्ति बच्चे पैदा होते हैं। तो इस तरह के जो खतरनाक परिणाम आए हैं, तो उससे क्या हुआ है, विश्व बंधुत्व की भावना जगाने की कोशिश की जा रही है, तो अंतरराष्ट्रीय सद्भावना जगाने की कोशिश की जा रही है। तो उसके लिए जो है संयुक्त राष्ट्र संघ ने बहुत अच्छा प्रयास किया है उसके लिए। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जब अध्ययन करेंगे वो सामाजिक अध्ययन के चैप्टर में हमें मिलता है। तो सामाजिक अध्ययन का जब हम ज्ञान करते हैं तो संयुक्त राष्ट्र के बारे में हमें अच्छी तरह से जानकारी मिलती है। तो ये एक समग्र रूप में इसकी परम आवश्यक है हमें पढ़ने की। तो स्टूडेंट्स, आज हमने विद्यालय में सामाजिक विज्ञान को पढ़ाने की जो आवश्यकता है, व्यक्तिगत रूप में क्या है, आपका सामाजिक रूप में क्या उसकी आवश्यकता है, समग्र रूप में उसकी क्या आवश्यकता है, इसको बखूबी जाना, पहचाना और पढ़ने की और चिंतन मनन करने की हमने कोशिश की है। मुझे आशा है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा और इस पर आप विचार भी करेंगे, तो आप चिंतन मनन भी करेंगे कि जो पढ़ाया जा रहा है आपको वो क्या हमारे लिए उपयोगी भी है, और उसको आप जो है अपने लिए बेहतर समझेंगे। और आप बीएड के लिए, ये जो बीएड का जो पाठ्यक्रम है या जो बीएड की एग्जाम के लिए हमने जो तैयारी करवा रखी है, आप लोगों की तैयारी करवा रहे हैं, तो उसके लिए बहुत ही परफेक्ट है, उपयुक्त है, और आप इसको अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें।